हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं डे 20, जी हां, जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आपके सामने है। आप जानते हैं पर डे मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूं और जो कि आपको शाम को 6 बजे हमारे इसी चैनल पर डे आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलता है। यह जो प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पर इसको बनाया गया है और इसमें जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए विगत वर्षों के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं उसको कंप्लीट पीडीएफ के रूप में आप चाहते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें और ये पे करके आप इसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप पर, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको देखना चाहिए। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है हर्षवर्धन। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह है समुद्रगुप्त। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, यानी गुप्त वंश का एक महान शासक था जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब राजगद्दी पर बैठा? 335 ईस्वी में। ठीक है, और इसने जो है आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यानी आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया। ठीक है, और इनके जो विजय के कारण ही इनको स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? भारत का नेपोलियन। स्मिथ ने भारत का नेपोलियन इनको कहा। और इनका जो दरबारी कवि था एक बहुत प्रमुख, उसका नाम था हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन यहीं आ जाए, और हालांकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इससे संबंधित कई क्वेश्चंस को मैं टच करता हूँ और इससे भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव जो हम पीडीएफ देते हैं उसमें रहते हैं। अगर आप इतना ही तैयार कर ले जाते हैं, आप जानते हैं कि जो जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, उसका जो जीएस का पोर्शन बहुत ब्रॉड है और उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आप करते चले गए, आगे मैं टॉपिक वाइज भी कराने वाला हूँ, तो इतना ही आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा और ज़्यादा समय आपको जीएस पर नहीं देना है, स्मार्टली आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? क्या देह शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? यहाँ पर है जिला, मंडल, गांव, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में सही है गांव। जी हाँ, आपको बताना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और साथ ही साथ, जी हाँ, साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को हाइप ना किया हो तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है आपका गांव। जी हाँ, क्या विकल्प सही है? मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? गांव से था। ठीक है, और परगनों के अंतर्गत ये आने वाले गांव को मावदा या देह कहा जाता था। इसका एक और नाम, क्या नाम था? मावदा। क्या नाम था? मावदा या फिर देह कहा जाता था। और ये कब कहा जाता था? मुगल काल के दौरान। ठीक है, गाँव का शासन मुगलों के अधिकारियों को नहीं बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था। किसको? ग्राम पंचायतों को। ठीक है, ये पंचायतें गांव की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि का कार्य संभालती थी। गांव का मुख्य अधिकारी कौन होता था? ग्राम प्रधान। भैया कौन होता था? ग्राम प्रधान। गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था वो कौन होता? ग्राम प्रधान। ठीक है, तो जो है जिसे क्या बोला जाता था? खुद या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ठीक है, गांव की जो सबसे छोटी बस्ती होती थी उसको क्या बोला जाता था? नागला। क्या बोला जाता था? नागला। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? जानते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प है, अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा। तो इसको आपको ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी। जी हाँ, बी यानी दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? यह जो है शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र और बहुत ही शिक्षित तथा विद्वान था
और विद्वान ना होता तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म ग्रंथों को क्यों पढ़ता। इसने जो है कई हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भगवद गीता, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद भी कराया इसने, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन और उपनिषदों का अनुवाद किया था इसने। काशी के पंडितों की सहायता से इसने 50, कहीं कहीं पर 52, कहीं कहीं 50, कहीं कहीं पर 52 उपनिषदों का फारसी में सिर ए अकबर नाम से अनुवाद कराया था। किस नाम से? सिर ए अकबर नाम से अनुवाद कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दारा शिकोह सही होता है। और अमीर खुसरो सल्तनत कालीन कवि था, पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम दारा शिकोह था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना, क्या नाम है? किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? 4 विकल्प है भैया, इसमें आपको ध्यान से देखना है। विकल्प है हुमायूं, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है शेरशाह। जी हाँ, शेरशाह। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। हुमायूं को पराजित करने के बाद इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने अपने निजी उपयोग के लिए और क्या शाही आकांक्षा को प्रतीक मानने के लिए इसने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? 4 विकल्प है। बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है प्राथमिक शिक्षा। जी हाँ, सी आंसर सही है। और यह जो है हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। कब आया था? 1882 में जो है सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठित किया और इसका उद्देश्य था 1854 के बाद शिक्षा प्रगति की समीक्षा करना। कब? 1854 के बाद की जो शिक्षा समिति थी उसकी समीक्षा करना। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया, ठीक है। इसने अनुशंसा की कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थानों के अधीन कर दिया जाए। किसके? स्थानीय संस्थानों के अधीन कर दिया जाए। साथ ही माध्यमिक व उच्च शिक्षा की संरचना पर भी दिशा निर्देश इसमें दिया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह 3 है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो उसको आपको बताना है। 4 है सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो आप जानते हैं 1946 को गठित प्रथम अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे और अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था, जिसमें जो है सी राजगोपालचारी थे जिन्हें शिक्षा विभाग दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको जो है खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था और जगजीवन राम साहब को जो है श्रम विभाग दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ध्यान दीजिएगा भैया, वर्णित नहीं है। पहली है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो सही विकल्प क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वो आर्थिक स्वतंत्रता है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इस प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। पहला है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, यानी कुल मिलाकर के 5 जो स्वतंत्रताएं वर्णित हैं उनमें से विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना है, ठीक है। इनमें 3 प्रकार के न्याय, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? मतलब यह है कि अगर भाई जैसे अभी वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इसी दौरान राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाता है, जैसे मान लीजिए डेथ कर जाए या कुछ हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन निर्वहन करेगा? उसको बताना है आपको। भारत के प्रधान न्यायाधीश और प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान न्यायवादी। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ए, यानी भारत के प्रधान यानी चीफ
जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जिनको बोला जाता है, वो जो है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। और ध्यान दीजिए, अगर बाई द वे मान लीजिए जो है राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया गया, हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और उसके बाद उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगर बाई द वे मान लीजिए वह नहीं है तो कौन करेगा? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है यह कार्य करेगा। कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया जाता है? पूर्व स्थापित यानी पुनः स्थापित कहाँ किया जाता है? तो इसको आपको बताना है। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है, तो इसका सही विकल्प है लोकसभा में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर दिया गया? अनुच्छेद 110, जो अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख दिया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और अध्यक्ष ही इसे प्रमाणित करता है। किसको? धन विधेयक को। आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है? अलग प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को कई बार जो जिक्र किया है। अब 50वें, 52वें, 54वें, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो है जो दल बदल कानून है उसको किस संविधान संशोधन के थ्रू शामिल किया गया है? तो ये है बी, यानी 52वें संविधान संशोधन के थ्रू शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को ध्यान दीजिएगा यहाँ भैया, 52वें संविधान संशोधन सही है। और इसके बाद भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। क्या बोला जाता है? 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून, 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1950 द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1985। कब भैया? 1985। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, पहला है धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषि गंगा। ठीक है, 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है कौन सही है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, विष्णुप्रयाग कहाँ स्थित है? धौली गंगा और अलकनंदा जो है नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका जो संगम है धौली गंगा और अलक नदियों से होता है। अलकनंदा की उत्पत्ति सतोपथ व भागीरथ खरक हिमनदों से होता है। किसका? अलकनंदा की उत्पत्ति सतोपथ व भागीरथ खरक हिमनदों से होता है। बद्रीनाथ जो चमोली जिले में अलकनंदा में ऋषि गंगा का संगम होता है। अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या था? विष्णु गंगा। क्या नाम था? विष्णु गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है यहाँ पर किस काम के लिए? बताना है आपको। पहला विकल्प है ऊर्जा उत्पादन, लोहा और इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर भैया ए इसका जो सही विकल्प है ए यही है, ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन यानी ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है और देश में लगभग 50% विद्युत उत्पादन कोयले पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? 4 विकल्प है। पहला है ब्रुनेई, दूसरा है तिमोर तेस्ते और तीसरा है मलेशिया, चौथा है पपुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है ए, यानी ब्रुनेई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर ब्रुनेई है। ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से, मलेशिया से और एक तरफ से समुद्र से घिरा है। मतलब ब्रुनेई बेचारा जो है तीनों तरफ से मलेशिया से घिरा है और एक तरफ समुद्र से। ठीक है, तो अब आपको जानना क्या है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो ब्रुनेई के साथ नहीं साझा करता। बाकी मलेशिया, तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, तीनों के साथ जो है इंडोनेशिया अपनी भूमि को साझा करता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश। फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, यूएसए। ठीक है, तो 4 विकल्प है, इसको आपको बताना है। इसमें जो सही है
पहला फिनलैंड, जी हाँ, लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक यानी 1000 झीलों का देश इसको कहा जाता है। ग्रीनलैंड को आर्कटिक महासागर में स्थित बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है, जो है आर्कटिक महासागर में स्थित बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। और स्टॉकहोम जिसे स्वीडन कह सकते हैं हम, ये जो है इसको वेनिस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और न्यूयॉर्क इसको एम्पायर सिटी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? 4 विकल्प है, जॉर्जिया की, गाम्बिया की, घाना की, ग्वाटेमाला की। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो बी सही है। कौन सा? बी सही है, गाम्बिया, जी हाँ। गाम्बिया जो है मूंगफली की सर्वाधिक फसल होती है यहाँ पर, और उत्पत्ति स्थल जो इसका है दक्षिण अमेरिका, खास करके विशेष करके ब्राज़ील में इसकी ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक देश इसके चीन है, भारत है, नाइजीरिया है, अमेरिका है और सूडान है। कौन कौन से? चीन, भारत, नाइजीरिया, अमेरिका और सूडान। और प्रमुख फसल कहाँ की है? गाम्बिया की। कहाँ की? गाम्बिया की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या नाम दिया जाता है भैया? परजैविक, प्रतिजैविक, जैविक और ह्यूमेलिन और एंथ्रोपोजेनिक। जी हाँ, इसका जो प्रदूषण का नाम है वह सही है 4 विकल्प, यानी विकल्प नंबर चौथा, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। और ये मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक व जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया, मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, यह कहाँ नहीं पाई जाती आपको बताना है। पहला विकल्प है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सुंदरबन में, भितरकनिका में, उदयपुर में। तो इसका जो सही विकल्प है वह भैया उदयपुर में, जी हाँ। मैंग्रोव वनस्पति उदयपुर में नहीं पाई जाती है, ध्यान से समझिएगा। मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत में इसका जो प्रमुख स्थल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका जो उड़ीसा में है, और यहाँ पर ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उदयपुर में नहीं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? 4 विकल्प है, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 4 विकल्पों में सही है कौन? वाष्पीकरण, जी भैया, वाष्पीकरण यानी किसी द्रव को खुली सतह से धीरे धीरे अणुओं का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। मतलब समझिएगा, किसी द्रव की खुली सतह में धीरे धीरे अणुओं का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक द्रव ऊष्मा द्रव स्वयं से लेता है, जिससे द्रव ठंडा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, पसीने के सूखने पर शरीर ठंडा लगता है, और कूलर का ठंडा होना यह भी एक प्रकार का वाष्पीकरण है, और मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहना यह भी इसी का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए बात हो रही, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है आपको बताना है। यहाँ पर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, एथिलीन और पॉलीएमाइड। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है कौन सही है। हालांकि यह इसके 2 विकल्प सही हैं। कौन? यहाँ पर है बी और डी, इसके 2 विकल्प सही हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत फिलहाल पूछा भी गया 3 4 5 बार 4 बार, लेकिन इसके 2 विकल्प सही। इस क्यों सही है आपको बताता हूँ। बुलेट प्रूफ कांच मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट बहुलक से बनाए जाते हैं। किससे? इससे बुलेट प्रूफ कांच बनाए जाते हैं। क्या? कांच, ठीक है। अब पॉलीएमाइड द्वारा क्या बनाया जाता है? इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? बुलेट प्रूफ सामग्री। अगर यही कह देता कि बुलेट प्रूफ कांच निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है या किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या सही हो जाता? पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कर देता कि जो है बुलेट प्रूफ जैकेट निम्नलिखित में से किस बहुलकों में से बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? पॉलीएमाइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? बुलेट प्रूफ सामग्री, तो इसमें दोनों विकल्प सही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग
ध्यान से समझिएगा, इस गलतियां हो जाती हैं। सबसे बड़ा अंग ये पूछा गया है PCSJ में, ठीक है, 2018 में। यकृत, लोग पहला विकल्प मारेंगे यकृत, ठीक है, आंत, मूत्राशय और त्वचा, लेकिन इसका जो सही विकल्प भैया वह है त्वचा। क्या है? त्वचा, त्वचा, ठीक है। आप जानते हैं यकृत जो है शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग है, ये शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, लेकिन पूरे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह कौन है? त्वचा है। कौन है? त्वचा है। त्वचा में लगभग 64 लाख संवेदी तंतु पाए जाते हैं। यह 3 परतों में बटी होती है, ठीक है। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस, तीसरा है हाइपोडर्मिस, ठीक है। यहाँ पर विकल्प सही होता है डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन B12, ध्यान दीजिएगा भैया, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? पहला विकल्प है कोबाल्ट, लौह, जस्ता, मैग्नीशियम। बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो सही विकल्प भैया कोबाल्ट, हम सब जानते हैं, बहुत आसान है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक कोबाल्ट खनिज होता है, इससे कोबाल्ट खनिज मिलता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कोबालमिन। क्या नाम है? कोबालमिन इसका रासायनिक नाम है, और जनरल नाम इसका साइनोकोबालमिन है, ठीक है। यह जो है बच्चों में इसको खिलाया पिलाया जाता है, इससे वृद्धि होती है, शरीर का ग्रोथ होता है, ठीक है। इसकी कमी से तंत्र की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। अब संगणकों मतलब कंप्यूटर भैया, हिंदी में लिख दिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्रायः किससे बने होते हैं? लेड से के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सोने के। तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, किससे बना होता है? सिलिकॉन से। जी हाँ, आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो है ये जो कंप्यूटर होते हैं कि आईसी का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो चिप्स बनते हैं वो प्रायः सिलिकॉन के बनते हैं, और यह अर्धचालक पदार्थ की पतली चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर, रेडियो, टीवी व अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? भारत देश में ही निर्मित है और हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प है, आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन, ठीक है। 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से एक सही है। कौन सा? तेजस। जी हाँ, आपका तेजस जो है ये सही विकल्प है। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, तेजस भारत में निर्मित चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान है, और इससे जो है देशज तकनीक से विकसित किया गया, यानी देसी तकनीक से, ठीक है, और देश में ही विकसित किया गया। नामकरण इसका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हुआ था, और यह प्रथम उड़ान 1 जनवरी 2001 को लिया था, ठीक है, और जुलाई 2016 में इसे वायुयान को दे दिया गया। कब? जुलाई 2016 को इसको वायुयान को दे दिया गया था। कहीं कहीं पर 2015 होता है, लेकिन 2015 को इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से 4 विकल्प है। आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सहअस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सहअस्तित्व, आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है विकल्प जो आपका सही है वह है बी, यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है, ठीक है, निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारत में इसको कब स्वीकार किया गया था? 2वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसी पर आधारित होती है, और हालांकि इसके जनक के रूप में कई नाम आते हैं, लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स को इसका जो है जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग है। वाणिज्य बैंकों को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है। अब देखिए, अगर आप अर्थव्यवस्था के मतलब नहीं जानते हैं या अर्थशास्त्र को नहीं पढ़े हैं तो ये लगेगा कि यार क्वेश्चन ही गलत है। देखिए ध्यान से, वाणिज्य बैंकों को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है। देखिए ध्यान से समझिए इसको। अब यहाँ पर बात हो रही है वाणिज्य बैंकों को अग्रिम माने एडवांस के समय क्या लेती है, इसका बात हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से क्या लेती है, ठीक है। तो अब इसका जो सही विकल्प है वो आपको देखना है थोड़ा सा। तो इसमें जमा दर, उधार दर, बैंक दर,
तो इसका जो सही विकल्प है वह है क्या, बैंक दर लेती है। अब फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि बैंक दर क्या है। बैंक दर का मतलब वह न्यूनतम ब्याज दर है जो एक देश का केंद्रीय बैंक, जो किसी देश का केंद्रीय बैंक जैसे हमारा आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के, बिना कुछ लिए देता है, ऋण के रूप में देते समय वसूलता है, वह क्या होता है, उसको बैंक दर कहा जाता है। ठीक है। और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 में बैंक दर की परिभाषा दी गई है, यानी बैंक दर की जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ दी गई है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 में बैंक दर की परिभाषा दी गई। यह साख की उपलब्धता व लागत दोनों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM ये कहाँ स्थित है, हिसार में, नई दिल्ली में, जयपुर में, बंगलोर में। 4 विकल्प है भैया, सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, जयपुर में। जी हाँ, NIAM की स्थापना 8 अगस्त 1988 को जयपुर में की गई थी। इसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कल ही हमने एक जो कराया था कि किसान दिवस किसको जो है कब मनाया जाता है और किसकी वजह से मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर, तो वहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, चूँकि वो किसानों के लिए उन्होंने कम समय में ही बहुत काम किया था, उन्हीं के नाम पर इस कृषि विपणन संस्थान का नाम है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ठीक है। और कृषि मंत्रालय के अधीन होता है, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान व परामर्श का कार्य करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम घटते वक्त, ठीक है, आपको बताना है। तो 4 विकल्प है, मुरादाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो कौन सा है, वो सही विकल्प है अवरोही क्रम में, यहाँ पर आपको बताना है। तो यह है प्रयागराज। जी हाँ, सबसे आगे प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद का नंबर आता है जनसंख्या में, फिर उसके बाद गाजियाबाद का, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर, आपको बताना है। मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में और अलीगढ़ में। तो सही विकल्प इसका है भैया नरौरा में। जी हाँ, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना बुलंदशहर जिले के, कहाँ पर, बुलंदशहर जिले के में गंगा तट पर स्थित है। इसमें 440 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर जो है चालू हैं। ठीक है। यह स्वदेशी डिजाइन व भारी जल आधारित रिएक्टर है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। पहला विकल्प है गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी तट। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी गंगा डेल्टा। क्या विकल्प सही है, गंगा डेल्टा। भारत में अब तक 7 क्षेत्र जहां भूतापीय ऊर्जा स्रोत मिले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हिमालय है, सोहना, पश्चिम घाट, खंभात, सोन, नर्मदा, ताप्ती डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। गंगा डेल्टा में स्रोत नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इन सारे में पाए गए हैं स्रोत, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के, लेकिन गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। भाई आगे की बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए ध्यान से, चित्रकूट जलप्रपात, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यहाँ पर भैया ध्यान से समझिएगा, यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। चूँकि चित्रकूट नाम आप जानते हैं कि चित्रकूट में जो नदी बहती है वो मंदाकिनी नदी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हाँ मंदाकिनी नदी के नीचे पर होगा, लेकिन जो सही विकल्प है वह है इंद्रावती। क्या विकल्प सही है, इंद्रावती नदी पर। और जानते हैं ये चित्रकूट में चित्रकूट जलप्रपात नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है, लगभग 90 फीट है। घोड़े की नाल जैसी आकृति, और इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। भैया यहाँ पर समाप्त होता है आपका 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जो प्रैक्टिस सेट अभी तक दिए गए हैं उन सबको सॉल्व कर रहे होंगे। और यहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सारे जो प्रैक्टिस सेट्स कराए गए हैं उनको सॉल्व करें। आप देख लीजिएगा, आप अपने जीएस वाले पोर्शन में अपनी परीक्षा में बहुत बेहतर करके आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।